हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। अगर आप भी सीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे पास ईवीएम सब्जेक्ट का फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं वीडियो क्वेश्चंस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजिली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होते हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमेटिक वे में ईवीएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज है वो इजीली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो IIBF लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, और वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज इस लेक्चर में हम लोग एस्टिमेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एस्टिमेशन का मतलब समझते हैं कि एस्टिमेशन बेसिकली होता क्या है। तो अगर हम सिंपल टर्म से बात करें तो एस्टिमेशन का मतलब होता है अंदाजा लगाना, गेस करना। जैसे एग्जांपल के मान के चलो XYZ बैंक है, इसके पास एक पर्सन आया लोन लेने के लिए, और XYZ के जो मैनेजर है उसने अंदाजा लगाया कि ये जो पर्सन है इसके 80% चांसेस है कि हमारे लोन का पैसा वापस कर देगा, और 20% चांसेस है कि ये लोन में डिफॉल्ट कर देगा, हमारा पैसा वापस नहीं करेगा। तो ये जो मैनेजर है इसने बेसिकली एक तरह का एस्टिमेट लगाया, अंदाजा लगाया, और इस प्रोसेस को ही हम एस्टिमेशन कहते हैं। एक और एग्जांपल लो। तो मान के चलो एक पर्सन है, ठीक है, उसने आज के मौसम के हिसाब से कल का क्या मौसम रहने वाला है उसका अंदाजा लगाया। जैसे आज बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी तो उसने अंदाजा लगाया कि कल भी बारिश होगा, तो इसने भी एक तरह का क्या लगाया यहाँ पर, एस्टिमेट ही लगाया। अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो मान के चलो 500 स्टूडेंट्स थे, इसके आप एवरेज मार्क्स जानना चाहते थे। आपने क्या किया, इसमें से 50 स्टूडेंट्स को यहाँ पर सिलेक्ट किया, इनके एवरेज मार्क्स यहाँ पर कैलकुलेट किए, वो निकले 50 मार्क्स, ठीक है, यानी कि इसका जो मीन था वो 50 था। और इसके बेस पर आप पूरे के पूरे जो पॉपुलेशन है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग एस्टिमेट लगा रहे हैं कि जो हमारा 500 स्टूडेंट्स हैं उनके भी जो एवरेज मार्क्स हैं वो 50 मार्क्स ही होंगे। तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, एस्टिमेशन जो है वो कहलाएगा। तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर में हम लोग डाटा के बेस पर, इंफॉर्मेशन के बेस पर एस्टिमेट लगाते हैं, ताकि पूरे पॉपुलेशन के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो ली जा सके, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस एस्टिमेशन इन स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के अंदर एस्टिमेशन को इसमें से कौन सी स्टेटमेंट प्रॉपर्ली डिफाइन करिए। पहला, फाइंडिंग एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर यूजिंग सैंपल डाटा, यानी कि आप सैंपल डाटा का यूज करके एक ऐसी वैल्यू को कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करते हो जो कि पूरे के पूरे पॉपुलेशन के बारे में हमें बताता है, एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। या फिर मेकिंग अ एजुकेटेड गेस अबाउट अ पॉपुलेशन पैरामीटर बेस्ड ऑन लिमिटेड इंफॉर्मेशन। आप लिमिटेड इंफॉर्मेशन का यूज करके जो हमारे पॉपुलेशन के पैरामीटर हो सकते हैं, पॉपुलेशन के जो फीचर्स होते हैं उसके बारे में गेस लगाते हो, ठीक है। या फिर कलेक्टिंग न्यू डाटा टू रिप्लेस मिसिंग वैल्यूज इन द डाटा सेट। तो आप न्यू डाटा को कलेक्ट करते हो ताकि जो मिसिंग वैल्यूज है उसको रिप्लेस किया जा सके। या फिर कंडक्टिंग अ हाइपोथेसिस टेस्ट टू डिटरमाइन इफ टू ग्रुप्स डिफर सिग्निफिकेंटली। तो जो आंसर रहेगा वो हमारा ऑप्शन बी रहेगा। क्या रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा कि आप लिमिटेड इंफॉर्मेशन के बेस पर पॉपुलेशन के जो पैरामीटर है, जो फीचर्स है, उनका अंदाजा लगाते हो, ठीक है। एस्टिमेशन के अंदर कभी भी हमें एग्जैक्ट वैल्यूज जो है वो नहीं मिलती जो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है, थोड़ा सा वैल्यू ऊपर नीचे होता ही है, बस आप एक गेस जो है वो लगा सकते हो, ठीक है। तो जो प्रॉपर तरीके से डिफाइन करी वो हमारा ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है, डैश एस्टिमेशन प्रोवाइड्स अ सिंगल वैल्यू टू रिप्रेजेंट अ पॉपुलेशन पैरामीटर, यानी कि इसमें से कौन सा एस्टिमेशन है जो कि एक सिंगल वैल्यू प्रोवाइड करता है पूरे पॉपुलेशन पैरामीटर को रिप्रेजेंट करने के लिए। पहला, पॉइंट एस्टिमेशन, इंटरवल एस्टिमेशन, बेस्ट एस्टिमेशन, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा, पॉइंट एस्टिमेशन इज अ करेक्ट आंसर।
तो जो हमारे एस्टिमेशन होते हैं वो बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारे यहाँ पर पॉइंट एस्टिमेशन। पॉइंट एस्टिमेशन हमें एक सिंगल वैल्यू प्रोवाइड करता है जो कि हमारे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे एग्जांपल ले, आपने क्या किया, 500 स्टूडेंट्स है, ठीक है, उसमें से 50 स्टूडेंट्स को आपने चूज किया और उनके एवरेज मार्क्स को कैलकुलेट किया, यानी कि उसका जो मीन है वो यहाँ पर आपने कैलकुलेट किया 50 मार्क्स, ठीक है। तो ये क्या है, एक सिंगल वैल्यू है जो कि पूरे के पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो एस्टिमेशन है वो हमारी पॉइंट एस्टिमेशन जो है वो कहलाते हैं, जिसके अंदर एक सिंगल वैल्यू हमें मिलती है। दूसरी टाइप होती है इंटरवल एस्टिमेशन। इसके अंदर क्या होता है कि हम कोई सिंगल वैल्यू नहीं बल्कि एक रेंज ऑफ वैल्यू को यूज करते हैं एस्टिमेट लगाने के लिए। जैसे एग्जांपल के लिए आपने एस्टिमेट लगाया कि जो स्टूडेंट्स के मार्क्स है ना वो 50 से लेकर 60 के बीच में है। तो यहाँ पर देखोगे कि ये जो एस्टिमेट है वो हमें कोई सिंगल वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रही है बल्कि एक रेंज ऑफ वैल्यू जो है वो प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो ये हमारा इंटरवल एस्टिमेशन जो है वो कहलाता है। और दोनों एस्टिमेशन से जो बढ़िया एस्टिमेशन मेथड है वो हमारा इंटरवल एस्टिमेशन जो है वो कहलाता है। क्लियर है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पॉइंट एस्टिमेशन। इसमें से कौन सा हमारा एग्जांपल है पॉइंट एस्टिमेटर का? तो मीनिंग मैंने आपको बता दिया है। पहला है सैंपल मीन, कॉन्फिडेंस इंटरवल, हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस, टेस्ट पी वैल्यू या फिर नन ऑफ द अबव। तो आंसर क्या रहेगा? सैंपल मीन इज द करेक्ट आंसर। सैंपल मीन बेसिकली क्या है, तो आपने ये जो टोटल स्टूडेंट्स है 500 स्टूडेंट्स है, ये हमारे क्या है, पॉपुलेशन है जिसके ऊपर हम स्टडी करना चाहते हैं। इसमें से आपने 50 स्टूडेंट चूज किए, ये क्या है, हमारा सैंपल है। और इसका जो मीन आपने कैलकुलेट किया, ये हमारा सैंपल मीन जो है वो कहलाता है, ठीक है। और ये रिप्रेजेंट करता है इन 500 स्टूडेंट्स को। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर क्योंकि ये सिंगल वैल्यू हमें प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज टर्म यूज्ड फॉर अ सैंपल स्टैटिस्टिक्स दैट इज यूज्ड टू एस्टिमेट अ पॉपुलेशन पैरामीटर। तो बेसिकली देखो, हम जब किसी पॉपुलेशन के फीचर्स के बारे में जानना चाहते हैं, उसके पैरामीटर्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, उससे पहले पॉपुलेशन से एक सैंपल कलेक्ट करते हैं। उसके बाद सैंपल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को हम कैलकुलेट करते हैं, जिनको हम सैंपल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। जैसे सैंपल का मीन हम कैलकुलेट करते हैं, सैंपल का हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद हम स्टैंडर्ड का सैंपल का मोड कैलकुलेट करते हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है, सैंपल के स्टैटिस्टिक्स जो सैंपल को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब ये जो सैंपल स्टैटिस्टिक्स होते हैं ना, वो बेसिकली एक एस्टिमेटर की तरीके से यूज किए जाते हैं। यानी कि जो पॉपुलेशन के पैरामीटर है उनका उनका एस्टिमेट लगाने के लिए हम इस सैंपल स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए 500 स्टूडेंट्स थे, आपने 50 स्टूडेंट्स उठाए एज अ सैंपल, ठीक है, उसका मीन कैलकुलेट किया। क्या किया? मीन कैलकुलेट किया। और इसके हेल्प से आप जान पा रहे हो कि जो हमारे 500 स्टूडेंट्स हैं उसका मीन क्या रहने वाला है, आप एस्टिमेट लगा रहे हो। तो ये मीन क्या है, एक तरह का एस्टिमेटर है जिसका आप यूज करके पॉपुलेशन के पैरामीटर के बारे में पता लगा रहे हो, अंदाजा लगा रहे हो। और मीन एक क्या है, एक सैंपल स्टैटिस्टिक्स है। क्या है? सैंपल स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। तो मेन मीडियन मोड जो हमारे सैंपल से बनाए जाते हैं वो हमारे एस्टिमेटर के तरीके से काम जो है वो करते हैं। क्लियर है? तो ऑप्शन ए एस्टिमेटर इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन क्या था? ऐसा सैंपल स्टैटिस्टिक्स जिसका यूज करके हम पॉपुलेशन के पैरामीटर का एस्टिमेट लगाते हैं उसको क्या कहते हैं? तो एस्टिमेटर इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड एस्टिमेटर। यानी कि अगर हम एक गुड एस्टिमेटर को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए, यानी कि एक गुड एस्टिमेटर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे। पहला है अनबायसनेस, कंसिस्टेंसी, एफिशिएंसी या फिर सफिशिएंसी। तो जो आंसर है इसका वो ऑप्शन डी है। यानी कि गुड एस्टिमेटर के अंदर ये चारों की चारों जो है चीजें होनी चाहिए, चारों की चारों जो क्वालिटीज है वो हमारे यहाँ पर होने चाहिए। तो ये होते क्या है, एक एक करके इनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो पहला है अनबायसनेस, यानी कि जो हमारा एस्टिमेटर है ना उसमें किसी भी तरह का बायसनेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से जो है हमने एस्टिमेटर को कैलकुलेट किया हो, उसको हमने यूज किया हो। एक बेस्ट एग्जांपल दूं तो सिंपली देखो, हमारा जो सैंपल का मीन है, जो हमारे यहाँ पर सैंपल के मीन है, डिफरेंट डिफरेंट सैंपल से जो हमने बनाए हैं वो अल्टीमेटली हमारे पॉपुलेशन के मीन के इक्वल होना चाहिए। जैसे अगर आपने एक पॉपुलेशन से 10 सैंपल बनाए, 10 सैंपल यहाँ पर बनाए हैं, तो उसका जो 10 सैंपल के जो आपने 10 मीन कैलकुलेट किए हैं उसका जब आप सम करोगे तो अल्टीमेटली हमारे पॉपुलेशन के मीन के इक्वल होना चाहिए, तब हम मानेंगे कि अनबायसनेस है।
ठीक है, किसी भी तरह की बायसनेस नहीं है। उसके बाद बात करते हैं कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि हमारा जो एस्टिमेटर है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। यानी कि अगर मान लो कि हम पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज करते हैं तो उससे हमारे एस्टिमेटर के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, वो कोई रॉन्ग वैल्यू प्रोड्यूस ना करे, ऐसा एस्टिमेटर होना चाहिए। बल्कि एस्टिमेटर हमारा ऐसा हो कि जैसे जैसे सैंपल का साइज इंक्रीज हो तो वो और एक्यूरेट वैल्यू जो है यहाँ पर प्रोवाइड करे। कहने का मतलब क्या है कि हमारे एस्टिमेटर के अंदर ऐसी कंसिस्टेंटी होनी चाहिए कि हम जैसे जैसे सैंपल का साइज इंक्रीज करते जाएं वो जो वैल्यू प्रोड्यूस करे वो हमारे एक्चुअल पॉपुलेशन के जो पैरामीटर्स है उनके इक्वल हो, उनको रिप्रेजेंट करता हो, ज्यादा डिफरेंस जो है वो ना दिखे। उसके बाद बात करते हैं एफिशिएंसी की। तो हमारा जो एस्टिमेटर होना चाहिए वो एफिशिएंट भी होना चाहिए। एफिशिएंट का मतलब है कि उसमें ज्यादा गलतियां नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो हमने एस्टिमेट लगाया, जैसे आपने एस्टिमेट लगाया कि 50 मार्क्स जो है वो एवरेज मार्क्स होंगे स्टूडेंट्स के, ठीक है, तो जो पॉपुलेशन का आप कैलकुलेट करो तो इसके आसपास मार्क्स होने चाहिए। ऐसा ना हो कि जो एवरेज मार्क्स है वो 80 मार्क्स हो, आपने अंदाजा लगाया था 50 मार्क्स का पर वो 80 मार्क्स हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका एस्टिमेटर ऐसा हो जो कि एक अच्छी वैल्यू जो है वो प्रोड्यूस करे, गुड एस्टिमेट लगाने में हमारी हेल्प करे, जिसमें ज्यादा डेविएशंस ना हो, डिफरेंस ना हो। सफिशिएंसी का मतलब है ये यहाँ पर हमें सफिशिएंट इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर सके। मतलब कि हमारा एस्टिमेटर ऐसा होना चाहिए जो कि हमें मैक्सिमम वैल्यू जो है वो प्रोवाइड करे। जैसे मैंने बताया कि मीन हो गया, मीडियन हो गया, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर सैंपल के रिगार्डिंग, ठीक है, इसमें से जो जो हमारे यहाँ पर एस्टिमेटर हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा वो हमारा गुड एस्टिमेटर जो है वो कहलाएगा। तो ये सारे के सारे हमारे क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है, कंसिस्टेंसी ऑफ एस्टिमेटर रेफर्स टू। तो मैंने अभी आपको बताया कि कंसिस्टेंसी ऑफ एस्टिमेटर क्या होता है, तो आपने इसका आंसर करना है। तो ऑप्शन ए कह रहा है द एस्टिमेटर ऑलवेज प्रोड्यूसिंग द सेम वैल्यू फॉर द सेम सैंपल। यानी कि जो एस्टिमेटर है वो सेम सैंपल के रिगार्डिंग हमें हमेशा सेम वैल्यू प्रोड्यूस करता है। या फिर द एस्टिमेटर गेटिंग क्लोजर टू द पॉपुलेशन पैरामीटर वैल्यू एज सैंपल साइज इंक्रीजेस। यानी कि जब हमारा सैंपल साइज इंक्रीज होता है, सैंपल साइज इंक्रीज होता है तो जो हमारा एस्टिमेटर है, ठीक है, वो पॉपुलेशन पैरामीटर के क्लोजर जाता है। यानी कि अगर पहला जो हमारा एस्टिमेट था वो 50 मार्क्स था और जो पॉपुलेशन के एवरेज मार्क्स है वो कितने हैं, 60 मार्क्स है, तो जैसे जैसे हम सैंपल का साइज बढ़ाएंगे तो ये जो वैल्यू है इसके क्लोजर होती जानी चाहिए। यानी कि हमने सैंपल बढ़ाया तो 50 मार्क्स हो जाए, हमने फिर से सैंपल बनाया तो 58 मार्क्स हो जाए। ठीक है, ऐसे अगर होगा तो हम मानेंगे कि हमारा जो एस्टिमेटर है वो क्या है, कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ वी कंपेयर टू स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम अ सैंपल ऑफ द सेम साइज, ट्राई टू डिसाइड विच वन इज मोर एफिशिएंट एस्टिमेटर, वी विल डेफिनेटली चूज वन हैविंग। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारे पास दो स्टैटिस्टिक्स है सैंपल की, मतलब सेम सैंपल के दो स्टैटिस्टिक्स हैं, दो एस्टिमेटर हैं। हम कंपेयर करना चाहते हैं कि इसमें से कौन सा ज्यादा एफिशिएंट एस्टिमेटर है। तो जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम किस बेस पे करते हैं, किस बेस पर हम एक मेथड को दूसरे की कंपैरिजन में सिलेक्ट करते हैं। पहला कि जो स्टैंडर्ड ऑफ एरर है और स्टैंडर्ड डेविएशन है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का वो स्मॉल होना चाहिए, या फिर स्टैंडर्ड एरर और स्टैंडर्ड डेविएशन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का वो लार्जर होना चाहिए, या फिर मीडियम होना चाहिए, या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो हमारा आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा, स्मॉलर स्टैंडर्ड एरर और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि एक ऐसा एस्टिमेटर जहां पर जो स्टैंडर्ड एरर हो, स्टैंडर्ड डेविएशन वो कम से कम हो। ठीक है, यानी कि जो वैल्यू वो हमें प्रोवाइड कर रहा है, जो एस्टिमेट लगा के हमें वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है उसमें ज्यादा डेविएशन नहीं होने चाहिए एक्चुअल में से, जो पॉपुलेशन के पैरामीटर्स हैं हम उसी को यहाँ पर सिलेक्ट जो है वो करेंगे। तो स्टैंडर्ड ऑफ एरर, स्टैंडर्ड डेविएशन जब कम होता है तो हम उस मेथड को, हम उस एस्टिमेटर को यूज जो है वो कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द पॉइंट एस्टिमेटर ऑफ ए पॉपुलेशन मीन, B, the true variance from the data 10, 20, 35, 45, 54, 62, 78 और 80। तो हमारे पास ये डाटा गिवन है, इसके बेस पर हमें सबसे पहले पॉपुलेशन का मीन और वेरिएंस ऑफ डाटा हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल के अंदर सबसे पहले देखो क्या है, हमारा एक्स, यानी कि जो हमारे पास डाटा गिवन है वो क्या है, हमारा एक्स कितना है, 10, 20, 35, 45, 54, 62, 78 और 80। अब हमें क्या करना है, पॉपुलेशन का मीन कैलकुलेट करना है। तो मीन को कैलकुलेट करने का जो हमारा सिंपल सा फॉर्मूला होता है वो होता है
सिग्मा ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, तो इसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो इसका जो सिग्मा ऑफ एक्स है वो कितना है 384। इसे डिवाइड करना है, हमारा जो एन है वो कितना है, एन है हमारा 8, ठीक है। तो इसको हमें 8 के साथ जो है वो डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो 8 के साथ हमें डिवाइड करना है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 48, यानी कि हमारा जो ए जो हमें कैलकुलेट करना था पॉपुलेशन का मीन का, वो कितना है 48। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, वेरियांस। वेरियांस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्केयर डिवाइडेड बाय एन माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पे देखो एक्स माइनस एक्स का मतलब क्या है कि जो हमारा एक्स है उसमें से जो मीन है, जो हमने मीन 48 कैलकुलेट किया उसे हमें माइनस करना है। तो जब 10 में से हम 48 को माइनस करते हैं तो हमारा -38 आता है। जब 20 में से हम 48 को माइनस करते हैं तो -28 आता है। 35 में से करते हैं तो -13, 45 में से -3, और ऐसे ही लास्ट में हमारा 80 में से जब हम 48 को माइनस करते हैं तो 32। अब हमें क्या करना है, इसका स्केयर करना है। तो 38 का स्केयर हमारा 1444 आ रहा है। उसके बाद 28 का 784, 13 का 169, ठीक है। और लास्ट में जब हम इसका टोटल कैलकुलेट करते हैं तो 4562 जो है वो आता है। अब हमें जो वेरियांस कैलकुलेट करना है उसके लिए क्या चाहिए, हमें सिग्मा ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए। तो वो क्या है हमारा 4562, ठीक है। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं 4562। उसके बाद n माइनस वन, एन कितना है हमारा 8, 1। तो ये कितना आ गया हमारा 4562 डिवाइडेड बाय 7, 4562 डिवाइडेड बाय 7। तो ये कितना आ रहा है हमारा 6517, 6517, ठीक है। तो जो हमारा आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 48 हमारा है नहीं, और जो वेरियांस आया है वो क्या है 651.71। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो, next question, in a population with a known variance of 2 to 5, a sample of 100 individual yields an estimate of 180 for the mean, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर वेरियांस गिवन है 2 to 5। वेरियांस कितना है यहाँ पर 2 to 5 है। सैंपल है 100 इंडिविजुअल्स का, जिसका मीन कितना है 180। कितना है मीन, कितना है यहाँ पर 180। हमें क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले फाइंड द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन। हमें मीन का जो स्टैंडर्ड एरर है उसे जो है यहाँ पर फाइंड करना है। तो इसका सोल्यूशन क्या रहेगा, तो स्टैंडर्ड एरर को कैलकुलेट करने का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन अंडर रूट, एन का रूट, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स हमारे पास गिवन नहीं है, इसे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो अगर हमारे पास वेरियांस गिवन हो तो हम आसानी से स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, वेरियांस का वर्गमूल, वेरियांस का वर्गमूल अंडर रूट वेरियांस, ठीक है। तो वेरियांस हमारे पास गिवन है कितना 2 to 5। तो जब हम इसका अंडर रूट निकालते हैं 2 to 5 का अंडर रूट निकालते हैं तो ये कितना आ रहा है 50, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कितना आया 50। उसके बाद एन का वर्गमूल, तो एन हमारा कितना है, एन हमारा है 100। इसका जब वर्गमूल कैलकुलेट करोगे तो 15 डिवाइडेड बाय 10, और ये हमारा 1.5 हो जाएगा, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स वो कितना है 1.5। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, ये आया 1.5, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर डिफिकल्ट है तो इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर समझना है। Determine a confidence interval that is expected to encompasses population mean with a 95.5% probability which is approximately 1.96, ठीक है। तो हमें ना एक ऐसा इंटरवल फाइंड आउट करना है, मतलब कि एस्टिमेशन का एक ऐसा इंटरवल फाइंड आउट करना है जिसके अंदर हमारा जो पॉपुलेशन का मीन हो वो फॉल करता हो। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, हमारा जो इंटरवल है वो क्या है 20 से लेकर 40, ठीक है। और इसमें जो हमारे पॉपुलेशन का मीन है वो यहाँ पर फॉल करता है, यानी कि हमारे पॉपुलेशन का जो मीन है वो लगभग हमारा 30 आता है मान के चलो। तो इस क्लास इंटरवल के अंदर हमारा पॉपुलेशन का मीन जो है वो जाता है, ठीक है। मतलब लाई करता है। हमें अब इस क्लास इंटरवल को फाइंड आउट करना है जब जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना 95.5%, यानी कि जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हमारा 95.5% है। और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी 1.96 पर 1.96, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है वो प्रोबेबिलिटी टेबल में से हमने कैलकुलेट की है। वैसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस के अंदर आपको ये वैल्यू दी होती है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि किस चीज की वैल्यू कितनी दी हुई है। तो अब इससे हमें उस इंटरवल को फाइंड आउट करना है। तो जो हमारा फॉर्मूला होता है
क्लास इंटरवल को फाइंड आउट करने का जिसके अंदर हमारा जो मीन है वो लाई करता है, वो होता है हमारा न्यू माइनस जेड इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। ठीक है, उसके बाद हमारा न्यू प्लस जेड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, यानी कि एक बारी हमें प्लस करना है और एक बारी हमें यहाँ पर माइनस करना है। ठीक है, इससे हमें लोअर लिमिट क्लास मिलेगी और इससे हमें अपर लिमिट क्लास मिलेगी। न्यू यहाँ पर क्या है, मीन है। न्यू यहाँ पर क्या है, मीन है। तो मीन हमारे पास कितना गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, अगर हम देखें तो जो मीन है वो कितना है, 180 है। ठीक है, अब ये सैंपल का मीन गिवन, पर इस क्वेश्चन के अंदर हम सैंपल को मीन को ही पॉपुलेशन का मीन जो है वो मानते हैं। ठीक है, रिक्वायरमेंट है तो मीन कितना आ रहा है, 180 माइनस जेड की वैल्यू हमें कितना गिवन है, 1.96। ठीक है, और स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स वो कितना है, 1.5 1.5। ठीक है, ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये कितना आता है, 1.96 1.96 1.96 इंटू 1.5, तो ये कितना आ रहा है, 2.94। 180 माइनस 2.94। ठीक है, तो 180 में से हमें 2.180 माइनस 2.94, तो ये कितना आ रहा है हमारा 177.06। ठीक है, ये हमारी क्या है, लोअर क्लास लिमिट। ये क्या निकली है, लोअर क्लास लिमिट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लोअर क्लास लिमिट। ये कितनी आई है, 177.06। ठीक है, अब हमें जो है अपर क्लास लिमिट पता करनी है, तो वो कैसे होगा, इसको सिंपली यहाँ पर प्लस कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम प्लस कर दें तो 180 प्लस हमारा 2.94, तो ये कितना आ रहा है हमारा 182.94, यानी कि हमारी जो पॉपुलेशन का मीन है, जो पॉपुलेशन का मीन है वो लगभग हमारा 177.06 से लेकर 182.94 इसके बीच में जो है वो लाई करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो क्लास इंटरवल है जिसके बीच में पॉपुलेशन का मीन लाई करता है, उसको आसानी से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, बस आपको मेथड और फॉर्मूला जो है वो याद होना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको स्टैंडर्ड एरर को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो वो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय हमारा एन का अंडर रूट। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये दो इक्वेशन है, इसके अंदर आपको जो है वैल्यूज पुट कर देनी है और आपका आंसर आएगा। एक बारी आपको प्लस करना है, एक बारी माइनस करना है। माइनस करोगे तो लोअर लिमिट निकलेगी और प्लस करोगे तो आपकी अपर लिमिट जो है वो निकल कर आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, ए कंपनी वांट्स टू एस्टिमेट द एवरेज टाइम इट टेक्स फॉर देयर कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव टू रिजॉल्व कस्टमर इंक्वायरीज। ठीक है, तो एक कंपनी ये जानना चाहती है कि एवरेज टाइम कितना लगता है कस्टमर, जो कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव है उनको अपने कस्टमर की इंक्वायरीज को रिजॉल्व करने में। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पर 50 कस्टमर सर्विसेज कॉल्स का एक यहाँ पर रैंडम सैंपल लिया। ठीक है, जिसके अंदर उन्होंने पाया कि जो एवरेज रिजोल्यूशन टाइम है वो कितना है, 12 मिनट्स है। विद स्टैंडर्ड एडिशन कितना है, 3 मिनट्स का है। तो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल की अगर हम बात करें तो एवरेज रिजोल्यूशन टाइम कितना है वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो इसके अंदर हमें बेसिकली वो क्लास इंटरवल हमें पता करनी है जिसके अंदर हमारा जो पॉपुलेशन का मीन है वो लाई करता है, यानी कि ट्रू एवरेज रेजोल्यूशन टाइम कितना है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला हमने ऑलरेडी किया हुआ है, न्यू माइनस जेड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स न्यू प्लस जेड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसमें कौन सी वैल्यू कौन सी है। सबसे पहले देखो, एवरेज रेजोल्यूशन टाइम जो सैंपल का है वो कितना है, 12 मिनट्स है, यानी कि न्यू की वैल्यू हमारी कितनी है यहाँ पर 12 मिनट्स है, तो 12 फिल कर देते हैं। उसके बाद जेड की वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं 12। उसके बाद जेड की वैल्यू वो हमें पता है 1.96 है। उसके बाद स्टैंडर्ड डिवीजन हमें गिवन है 3, तो 3 फिल कर देना है। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 12 माइनस 1.96 1.96 इंटू 3, तो ये कितना आ रहा है, 5.88 तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 12 माइनस 5.88, तो ये कितना आएगा 6.12, कितना आएगा 6.12। तो ये क्या है, लोअर क्लास लिमिट, जो हमारी लोअर क्लास लिमिट जो है वो निकली है, वो कितनी निकली है, 6.12। ठीक है, उसके बाद अब हमें अपर क्लास लिमिट कैलकुलेट करनी है, वो कैसे होगी, तो सिंपली इसको प्लस कर दो। ठीक है, तो 12 प्लस हमारा 5.88, तो ये क्या निकल के आया हमारा 17.88। कितना निकल के आ रहा है यहाँ पर, 17.88। ठीक है, तो जो हमारी क्लास इंटरवल यहाँ पर बनेगी वो क्या होगी, 6.12 से लेकर हमारी 17.88, और इसी के बीच में हमारा जो पॉपुलेशन का मीन है
यानी कि जो एवरेज रजिस्ट्रेशन टाइम है वो लाई करता है। ठीक है, तो वो 6.12 से लेकर 17.88 तक जो है वो हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा एस्टिमेशन का जो चैप्टर था वो ओवर होता है। तो हमने डिटेल में एस्टिमेशन के बारे में पढ़ लिया, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर मैं यहाँ पर ओवरव्यू दे दूं तो एस्टिमेशन बेसिकली क्या है, एक तरह से हम अंदाजा लगाते हैं, गेस लगाते हैं किसी भी इवेंट के होने से। ठीक है, या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन कितनी हो सकती है उसका हम अंदाजा जो है वो लगाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी बैंक की मैनेजर की, वो एस्टिमेट लगा रहे हैं कि लोन के डिफॉल्ट के क्या चांसेस हैं, तो वो हमारा एस्टिमेशन कहलाता है। उसके बाद ए पर्सन ने मौसम का जो है अंदाजा लगाया था, तो ये सारा एस्टिमेशन के अंदर आ जाता है। और इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है जब भी हम कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग लेते हैं, क्योंकि इस एस्टिमेशन के बेस पर ही जो है इंपॉर्टेंट डिसीजन हम ले पाते हैं, क्योंकि फ्यूचर तो किसी को पता नहीं होता है। हम तो डाटा के बेस पर एस्टिमेट लगाते हैं कि हमारा इतना प्रॉफिट होगा और उसके हिसाब से हम डिसीजन ले लेते हैं। तो एस्टिमेशन जो है वो करेक्ट वे में की जाए, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको डाउट है तो फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में मैसेज करके बता दीजिए। और अगर आपको क्लियर हो गया है तो एक बार मैसेज करके जरूर बता दीजिए, ताकि मुझे भी पता लग सके। और अगर आप सिस्टमैटिक वे में एबीएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे कोर्स में जरूर एनरोल कर लीजिए, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं क्वेश्चन वीडियोस, जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती है। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में एबीएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज है वो इजीली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो IIBF लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, और वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आशीष। तो फटाफट से कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लास से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।